देख रहे हैं मनी मंत्र और अब आधे घंटे हम आपके सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो झटपट अगर आप हमें लाइव देख रहे हैं सोशल मीडिया पे तो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डालिए, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। लेकिन चलिए हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं investonline.in के फाउंडर अभिनव अंग्रीश। अभिनव, स्वागत है आपका मनी मंत्रा पर। और अब आप और मैं मिलकर शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला, जहां पर हमारे पहले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। अमीन अली, कैसे हैं अमीन? जी बिल्कुल मैम, नमस्कार। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? मैम मैं अमेठी से बोल रहा हूँ। अमेठी से बोल रहे हैं, बताइए। आपने अपनी बच्चे की पढ़ाई और रिटायरमेंट के लिए कुछ फंड्स जोड़े हुए हैं, है ना? जी मैम। आपको निवेश की शुरुआत करनी है ना अभी, कि आप कर चुके हैं? आप शेयर बाजार में भी निवेश कर रहे हैं, लगभग 2.5 लाख का आपका निवेश है। 2.5 लाख का प्रॉफिट है कि 2.5 लाख का निवेश है? नहीं मैम, 2.5 लाख का निवेश है लगभग। उस पर मुझे लगभग 1.5-2 लाख रुपए का प्रॉफिट है। बहुत बढ़िया। 3 SIPs आपने कहाँ कहाँ शुरू की है? SBI स्मॉल कैप में, एक्सिस ब्लू चिप में और पराग पारिक में? जी मैम, 2-2 हज़ार की उसमें चल रही है। फंड्स तो आपके उम्दा है, कैसे चुने? मैम ये आप लोगों के शो जो आते हैं उन्हीं सबको देख देख के ही चुना है। अच्छा, तो शो देख देख के सिर्फ फंड्स चुने हैं या थोड़ा हम जो ज्ञान चर्चा करते रहते हैं उसके बारे में भी सुना, मंथन किया और फंड का चुनाव किया वैसे? जी जी मैम, यही सब चीजें देख के ही हमने मतलब उसको चुनाव किया है। बहुत बढ़िया। मुझे बताइए कि कितने सालों के बाद आपको बच्चे की पढ़ाई का कॉर्पस चाहिए? मैम बच्चा अभी 2 साल का है, तो अभी तो कम से कम मेरे पास 10 साल का समय है मिनिमम। ठीक है, दूसरे बच्चे की प्लानिंग भी चल रही है आपने लिखा? जी मैम, दूसरे बच्चे मतलब लगभग 1 से 1.5 साल बाद मतलब प्लानिंग है। तो उनका भी तो आगे लक्ष्य होगा ना पढ़ाई लिखाई का? जी जी। चलिए ठीक है। अभी अभी आप निवेश और बढ़ाएंगे क्या अपना? जी मैं भी मतलब लगभग 6-7 हज़ार रुपए मतलब फिलहाल शुरू कर सकता हूँ। आगे फिर धीरे धीरे इसको 5-10% के हिसाब से हर मंथली या ईयरली बढ़ा लूंगा। चलिए, योजनाबद्ध तरीके से आपको आगे लेके जाते हैं आपके इन्वेस्टमेंट की राह पर। अभिनव, आप गाइड कीजिए। सबसे पहले बच्चे की पढ़ाई, उस लक्ष्य को हम लेते हैं। रिटायरमेंट के लिए हम इनको अलग रणनीति सुझाएंगे, लेकिन बच्चे की पढ़ाई के लिए जो फिलहाल इन्होंने 3 फंड्स चुने हुए हैं, आप क्या कहेंगे अभिनव? कविता, जैसे आपने कहा, उनको काफी अच्छा चुनाव का फंड्स किया इन्होंने। तीनों फंड्स अपनी कैटेगरी में बेहतरीन फंड्स हैं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा है तो कंटिन्यूसली आगे भी सिमिलर परफॉर्मेंस ही रहेगा। हेंस पोर्टफोलियो रिव्यू पीरियोडिकली करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर फिलहाल इसमें निवेश करते रहें और इसी में कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करें। और जैसे वो रिकमेंड कर रहे थे कि वो आगे चल के इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि वो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाएं इन्हीं 3 स्कीमों में। इन 3 स्कीम्स में पोर्टफोलियो है, एज लॉन्ग एज ये कंसिस्टेंटली इसको कंटिन्यू रखें, मेरे ख्याल से ये तीनों स्कीम्स इन्हें काफी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब जो इनका दूसरा क्वेश्चन था, विच वाज मोर टुवर्ड्स रिटायरमेंट एंड जो इनके आने वाले बच्चे के लिए प्लान करना चाहते हैं, कम से कम 5 से 7 हज़ार से ये मिनिमम स्टार्ट करें। और जो उनका अमाउंट बढ़ाने की भी वो प्लान कर रहे हैं, वो एकदम करेक्ट तरीका है। अगर वो 5,000 रुपये महीने भी बढ़ाएं, जो मैं इनको 2 स्कीम रिकमेंड करूंगा, तो लगभग अगर मैं 3 पीरियड्स लूँ, 15 साल, 20 साल और 25 साल के हिसाब से, तो 15 साल में ये महीने का इन्वेस्टमेंट जो 5,000 रुपये कर रहे हैं, इसकी वैल्यू लगभग 25 लाख रुपए, 50 लाख रुपए और 94 लाख रुपीज टुवर्ड्स 25 ईयर्स के आसपास इनकी वैल्यू हो सकती है। हालांकि ये नंबर्स 25 lakhs, 50 lakhs या 95 lakhs काफी अच्छे लगते हैं सुनने में, बट एक्चुअली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन ये रुपी का डी वैल्यू काफी हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर ये 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं जिसकी वैल्यू 25 लाख होगी, एक्चुअली रुपी के हिसाब से उसकी वैल्यू सिर्फ 10 लाख रुपए ही होगी आज के जमाने के हिसाब से। तो उनको अकॉर्डिंगली प्लान करना है। हेंस जो ये हर साल टॉपअप की बात कर रहे हैं कि मैं 5-10% बढ़ा सकता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन्हें वो डेफिनेटली कंटिन्यू करना ही चाहिए। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर निवेश तो आपको साफ तौर से बढ़ाना ही पड़ेगा अमीन। रिटायरमेंट की जहां तक बात है, क्या उसके लिए आपने कुछ कॉर्पस सोचा हुआ है? मैम लगभग मिनिमम 1 करोड़ CR तो चाहिए ही होगा उसके लिए फिलहाल। जैसे मेरा NPS में भी चल रहा है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। हाँ। तो उसमें भी मेरा कंट्रीब्यूशन लगभग 6-7 हज़ार है, और जो गवर्नमेंट का 14% मतलब लगभग 14 हज़ार रुपए मेरा मतलब फिलहाल NPS में जा रहा है मंथली। ठीक है।
जी। नहीं तो रिटायरमेंट के फिलहाल लिए भी मेरे ख्याल से आप एनपीएस के अलावा भी निवेश शुरू करें। और जी क्या मैम, बिल्कुल। अभिनव हम इनको ऐसी रणनीति सुझा सकते हैं जहां पर ये कॉर्पस तो जो है जो निवेश कर रहे हैं वो बच्चों की पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर ले, रिटायरमेंट के लिए आगे कुछ और सालों में ये निवेश की शुरुआत कर सकते हैं, या अभी फिलहाल कम राशि से शुरू कर ले लेकिन अलग फंड हम इनको सुझाएं? कविता, 2 स्कीम्स मैंने शॉर्टलिस्ट करी है बिकॉज़ जो उनके पास करंटली 3 स्कीम्स हैं, वो काफ़ी अच्छी स्कीम्स हैं। हम्म। ज़्यादा स्कीम्स ऐड करने का मतलब ये नहीं होता है कि डाइवर्सिफिकेशन करेंगे तो बेटर रिटर्न्स आएँगे। इनफैक्ट ओवर डाइवर्सिफिकेशन से आपके रिटर्न्स आगे चल के खराब ही होते हैं, बेटर नहीं होते हैं। मैंने 2 स्कीम्स इनको सजेस्ट करी हैं। एक एसबीआई मैग्नम का चिल्ड्रंस बेनिफिट प्लान है, और जो एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड है, और दूसरा कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है, जो एक मिड कैप फंड है। अब कहने के लिए चिल्ड्रंस बेनिफिट प्लान एक इंश्योरेंस प्लान जैसा लगता है, वो हालांकि है नहीं, वो एक्चुअली एक इक्विटी फंड ही है। बट बिकॉज वो उसका नाम इस तरीके से बनाया गया चिल्ड्रंस बेनिफिट प्लान, तो थोड़ी एक डिसिप्लिन सी बिल्ट इन हो जाती है इन्वेस्टर्स मन में, इसलिए। और फंड का परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा रहा है। छोटा फंड है बट मेरे हिसाब से आगे चल के काफी अच्छा कर सकता है। ये वही फंड है जो एसबीआई स्मॉल कैप के फंड मैनेजर मिस्टर आर श्रीनिवासन मैनेज करते हैं। तो काफी होप है उनके जो पास परफॉर्मेंस भी रहे हैं कि ये फंड काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। सिमिलरली कोटक इमर्जिंग इक्विटी ने कंसिस्टेंटली पिछले 10 सालों में 21% प्लस से ज्यादा का रिटर्न दिया है। बहुत अच्छी तरह ये पोर्टफोलियो मैनेज हुआ है वॉलेटाइल टाइम्स में भी। इसलिए यही 2 फंड ऐड करें फिलहाल, 50-50% अपना कॉर्पस डिवाइड करें, और आगे चल के भी जब ये इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं तो इन्हीं स्कीम्स में स्प्लिट करें, ना कि हमेशा एक नई स्कीम ऐड करें पोर्टफोलियो। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, रवनीत भाटिया। भाटिया सर नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार मैम। रवनीत जी, हाँ बताइए, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो। रवनीत जी, आवाज आ रही है? यस मैम। नमस्कार मैम, कविता मैम। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया मैम। मेरे को एक इंक्वायरी करनी थी। जी। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स की एज 65 इयर्स अबव है, तो मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ पेंशन प्लान्स लेना चाहता था, मंथली इनकम्स के लिए। मंथली इनकम्स चाहता था मैं उनके लिए। मेरे पास अभी 5 लाख रुपीस में इन्वेस्ट करना चाहता था उनके लिए। ओके। तो कुछ आप मेरे को म्यूचुअल फंड्स वगैरह में या तो 5 लाख आपके पास अभी है, तो कुछ और भी निवेश करेंगे? अभी मैम रिसेंटली 5 लाख में। ठीक है। मुझे बताइए कि 5 लाख निवेश करने के बाद आपको मंथली इनकम कितनी चाहिए होगी? मैम अराउंड 5 to 6,000 पर मंथ में। 5 से 6,000 हर महीना आपको चाहिए होगा। हाँ जी मैम। तो ये 5 लाख के अलावा भी आगे चलकर कुछ और निवेश करेंगे या एसआईपी के जरिए करेंगे अगर लमसम नहीं तो? मैम अभी तो मेरा प्लान ये 5 लाख है, बट आगे मैं फ्यूचर्स में जैसे मेरा रहेगा हिसाब किताब, फिर मैं उस हिसाब से चलूंगा मैम। ऑलराइट। अभिनव, अक्सर हम देखते हैं कि रिटायरीज को हम कहते हैं कि आप इक्विटी की ओर अपना ज़्यादा रुझान ना रखें, एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाएं। अगर आपके पास ऑलरेडी एक पोर्टफोलियो है तो उसमें आप इजाफा कर और निवेश कर सकते हैं, वरना अगर आपने कभी भी इक्विटी में पैसे नहीं डाले हैं और अभी आपकी ज़िंदगी की जमा पूंजी आपके पास पड़ी हुई है, तो आपको धीरे धीरे करके उसको ऐसे प्रोडक्ट में डालना चाहिए जहाँ पर आपको आपकी जो नियमित रेगुलर आय है कम से कम वो आपको मिलती रहे। अब रवनीत अपने पेरेंट्स के लिए निवेश करना चाहते हैं, 5 लाख इनके पास फिलहाल निवेश करने की राशि है। क्या इन्हें भी सेम अप्रोच अपनानी चाहिए या ये कुछ थोड़ा सा रिस्क ज्यादा लेकर अपने पेरेंट्स की रेगुलर इनकम की प्लानिंग कर सकते हैं इक्विटी के जरिए? कविता, मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा इन्हें कि वो प्योर डेट स्कीम में जाएं, बिकॉज करंटली जो इनका रिक्वायरमेंट है मंथली पे आउट का और जो डेट फंड्स के करंट यील्ड्स एक्सपेक्टेड हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो उनका टारगेट मीट हो सकता है। मेरी सजेशन है, अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा रिस्क पोर्टफोलियो में ले सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि एक डेट हाइब्रिड फंड की तरफ फोकस करें, जिसमें से 20 से 25% का एक्सपोजर इक्विटीज में होता है, बट कम से कम 75 से 80% का एक्सपोजर आपका डेट में ही होता है। तो कम से कम वो डेट का पोर्टफोलियो एक कंसिस्टेंट रिटर्न देता रहेगा, और जो बैलेंस अमाउंट है आपको एक रिटर्न्स के ऊपर एक एक्स्ट्रा किकर दे सकता है कि अगर आपका डेट का पोर्शन 6-7% कर रहा है, तो जो एक्स्ट्रा 25% इक्विटी में से है, उसमें से अगर आपको सालाना 8 से 10% का भी ग्रॉस रिटर्न आए, तो आपका एक एवरेज पोर्टफोलियो रिटर्न 7 to 9% के बीच में आ सकता है। जो मैं 2 डेट फंड्स रिकमेंड कर रहा हूँ उनको, वो एसबीआई डेट हाइब्रिड फंड है और कोटक डेट हाइब्रिड फंड है।
हालांकि इन फंड्स ने पिछले 10 सालों में भी करीबन 10% सालाना का रिटर्न दिया है। मैं नहीं कहूंगा कि आप इसी के प्लान के हिसाब से चलें, क्योंकि जो ये विड्रॉल मंथली बात कर रहे हैं, जो इनको मंथली रिक्वायरमेंट से 5-6 से 6,000 रुपए महीने की, इसका मतलब सालाना 12 से 15% तक का इनको एक्चुअल विड्रॉल चाहिए। मैं ये स्ट्रांगली इनको रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि अब महीने 2,500 से 3,000 से ज्यादा विड्रॉ ना करें सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू, ना कि डिविडेंड के थ्रू, अनलेस क्योंकि डिविडेंड्स आर टैक्सेबल। अगर इनके पेरेंट्स ज्यादा हायर टैक्स ब्रैकेट में नहीं है तो डिविडेंड ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं, बट अपनी अमाउंट ऑफ विड्रॉल 2,500 से 3,000 रुपए से ज्यादा नहीं करें 5 लाख के कॉर्पस पे, बिकॉज इससे आपका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रिंसिपल अमाउंट भी इफेक्ट हो सकता है। तो कॉन्जर्वेटिवली चलें, और अगर अमाउंट बढ़ा सकते हैं आगे चल के तो इन्हीं स्कीम्स में भी ऐड कर सकते हैं। तो रिस्क ज्यादा लेने का मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप प्योर रिटर्न्स के बेसिस पे देख रहे हैं तो वो आप ना देखें, बिकॉज इक्विटीज ने जो 1 साल 1.5 साल में रिटर्न्स दी है, नेचुरली वो कंसिस्टेंट तो नहीं रह सकते और रिस्क भी रहता है, इसलिए वो डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड स्कीम्स ही चूज करें। ऑल राइट, रवनीत जी, आपको सलाह समझ में आ गई है? यस मैम। और राइट, आगे बढ़ते हैं। उन्नी कृष्णन जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं और इन्हें भी रिटायरमेंट को लेकर ही अपनी प्लानिंग करवानी है। मुझे अच्छा बहुत लग रहा है यहाँ पर रिटायरमेंट एज अ गोल को लेकर लोगों में अवेयरनेस आ गई है, जागरूकता आ गई है और जितना जल्दी हो सके लोग इसके लिए प्लानिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहते हैं। उन्नी कृष्णन जी बताएं, क्या आपने इससे पहले निवेश किया है म्यूचुअल फंड्स में? या नमस्कार। या नमस्कार। मैंने निवेश किया हुआ है, लाइक ऑलरेडी मेरे पास पराग पारिक फ्लेक्सी फंड है, ओके मिराज एसेट लार्ज कैप है एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेब्ट फंड है। ओके, तो ये 3 फंड मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, बट देन मेरा करंट एज इज 47 नाउ। तो मैं जस्ट अभी और 13 साल के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ विच विल हेल्प मी फॉर द रिटायरमेंट पर्सपेक्टिव। आई एम ओके फॉर एनी एग्रेसिव अप्रोच विच विल बी हेल्पिंग मी ऑन माय रिटायरमेंट। मुझे ये बताइए, रिटायरमेंट के लिए आपने कितना कॉर्पस अपना सोचा है? समवेयर अराउंड 1 लाख मंथली आना चाहिए। अभी जो निवेश कर रहे हैं उसकी राशि कितनी है? 25K मंथ है मेरा SIP। और अभी ये जो आप निवेश कर रहे हैं उसको भी हम रिटायरमेंट के लिए मान सकते हैं ना? राइट। एक बार आप फंड्स के नाम दोहराएंगे, मैं नोट नहीं कर पाई हूँ और आपने शायद अपने सवाल में भी नहीं दिया है। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, मिराज एसेट लार्ज कैप, ओके, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेब्ट फंड। ऑलराइट, मेरे ख्याल से आपका चुनाव तो सही है। अभिनव, आपने यहाँ पर इनको रिटायरमेंट प्लान्स सजेस्ट कर रखे हैं HDFC के, ICICI प्रू के। इसके अलावा मैं चाहती हूँ, क्योंकि ये अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और बोल भी रहे हैं कि इन्होंने अभी जो 3 फंड्स के नाम दिए हैं रिटायरमेंट के लिए ही इनको काउंटिंग कर रहे हैं। 1 लाख रुपए इन्हें हर महीना चाहिए, 25,000 रुपए अभी फिलहाल कर रहे हैं। 13 साल के बाद 1 लाख रुपए के लिए इनको और कितना निवेश करना चाहिए? अप्रोक्सीमेट फिगर अगर आप बता सके। कविता, अगर मैं अज्यूम करूं कि 5 से 6% का सालाना रिटर्न इनको कोई फिक्स इनकम प्रोडक्ट से आएगा, तो लगभग इन्हें 2 से 2.25 करोड़ रुपए का एक ग्रॉस कॉर्पस क्रिएट करना चाहिए। अब अगर मेरे पास 13 साल ही बचे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो इनका करंट इन्वेस्टमेंट 25,000 से लेके करीबन 50 से 55,000 तक को इनको बढ़ाना चाहिए। बिकॉज अगर मैं 12% का एनुअल रिटर्न्स भी अज्यूम करूं, तभी जाके 2.25 करोड़ का मैं कॉर्पस एक्सपेक्ट कर सकता हूं। अगर मैं 2.25 करोड़ का कॉर्पस 5 to 6% फिक्स यील्ड में रखूं, तब जाके मुझे क्लोज टू अबाउट लाख रुपए तक का मैं एक रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता हूं मेरे कॉर्पस से। जो मैंने 2 स्कीम्स रिकमेंड करी हैं वो HDFC रिटायरमेंट सेविंग, ICICI प्रू रिटायरमेंट फंड्स हैं। ये दोनों स्कीम एक्चुअली इक्विटी बेस्ड स्कीम्स ही हैं, ना कि आप जिस स्कीम का नाम है आप उस पर ज्यादा फोकस करें। एक्चुअली काफी अच्छी स्कीम्स हैं और काफी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ही ये पोर्टफोलियो बनाया गया है। इन 2 स्कीम्स में बिसाइड्स अपनी जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है, अगर वो इसमें निवेश करें तो मेरे हिसाब से अपना कॉर्पस कंफर्टेबली रीच कर सकते हैं। बट नेचुरली इन्हें इसके लिए अपनी इन्वेस्टमेंट मोर देन डबल बढ़ानी पड़ेगी। 25,000 से लेके लगभग 55,000 महीना इन्हें करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता करंट इनका कॉर्पस अमाउंट कितना हो गया है 25,000 के इन्वेस्टमेंट पे, पर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इन्हें रिसेंटली स्टार्ट करा है, तो इन्हें अपना कॉर्पस करीबन 30,000 से महीने का इन्वेस्टमेंट 30,000 से महीने का बढ़ाना चाहिए।
अंतर्राष्ट्रीय फंड आप इनको रेकमेंड करेंगे, और साथ ही आईसीआईसीआई का इक्विटी और डेट फंड जो इनके पोर्टफोलियो में है, इस पर भी मैं आपकी राय चाहती हूँ। कब से निवेश कर रहे हैं उन्नी कृष्णन जी इस फंड में? 1 साल हुआ है। हाँ, करीबन 1 साल। सभी में 1 ना? साल हुआ है करीबन, या 1 साल हुआ है। ठीक है, ठीक है। आप निवेश बढ़ाएंगे ना आगे चलकर, जैसा कि अभिनव ने आपको हाँ, हाँ। रेकमेंड किया है? राइट ठीक है। राइट राइट। तो अभिनव, क्या हम इनको इंटरनेशनल फंड रेकमेंड कर सकते हैं? कविता, मैं ज्यादा फेवर नहीं करता इंटरनेशनल फंड्स का। इसके काफी रीजंस हैं। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन, ये जो फॉरेक्स की जो वॉलेटिलिटी होती है वो इवेंचुअली पोर्टफोलियो पे काफी इफेक्ट करती है। और जैसा कहते हैं कि अगर घर में ही खाना इतना स्वादिष्ट है तो हम बाहर क्यों जाएं। सो हमारे यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं इन्वेस्ट करने के, तो हम क्यों इंटरनेशनल फंड्स की तरफ अपना इन्वेस्ट करें? कोई सेंस नहीं बनता है मेरे हिसाब से। काफी अच्छे ऑप्शंस हैं जो इनके पास ऑलरेडी हैं। इक्विटी एंड डेट फंड एक बेसिकली मिक्स है, मोर लाइक अ बैलेंस फंड, थोड़ा सा स्लाइटली अग्रेसिव टुवर्ड्स इक्विटी कंपेयर टू डेट। अगर 13-15 साल का इन्वेस्टमेंट है तो मेरे हिसाब से इन्हें ये कॉन्जर्वेटिव, थोड़ा सा मॉडरेटली अग्रेसिव अप्रोच है इन्वेस्टमेंट का, इक्विटी एंड डेट। मेरे हिसाब से इक्विटी एंड डेट में इन्वेस्ट करके कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज 13 से 15 साल का अगर निवेश पीरियड है तो इन्हें अग्रेसिव ही होना चाहिए। और ये एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर ही रहे हैं तो नेचुरली आप महीने में मल्टीपल डेट्स, अलग अलग डेट्स पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप मार्केट एवरेजिंग कर रहे हैं, तो बाजार की चढ़ाव गिरावट से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ओवर अ पीरियड ऑफ 12 to 15 ईयर्स। तो आप माइट एज वेल थोड़ी अग्रेसिव स्कीम में आ जाएं। आप कोई मिड कैप स्कीम्स चूज कर लें। अगर आपने एसबीआई में इन्वेस्ट किया तो आप एसबीआई स्मॉल कैप ले सकते हैं, एक्सिस मिड कैप फंड यूज कर सकते हैं। और थोड़ी अग्रेसिव स्कीम्स में इन्वेस्ट करें, ना कि कॉन्जर्वेटिव या मॉडरेटली अग्रेसिव स्कीम्स में। ऑलराइट, चलिए उन्नी कृष्णन जी, आपको हमने सलाह तो समझा दी है, लेकिन जो मोटी बात यह है कि आपको अपना निवेश साफ तौर से बढ़ाना होगा, और आगे अपने पोर्टफोलियो को आप चाहें तो डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं। लेकिन विमल, हमारे अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विमल, हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है आवाज। चलिए, आपने अपने निवेश की शुरुआत करनी है। 20,000 रुपए आप हर महीना अभी फिलहाल डाल सकते हैं ना? हाँ जी। इससे पहले आपने कहीं पर फिक्स डिपॉजिट या कहीं और निवेश किया है? नहीं, कहीं मैंने निवेश नहीं किया, पर पीएफ अकाउंट है मेरा, जिसमें मैं हर साल 1 लाख रुपए डालता हूँ। बाकी मैंने कहीं और निवेश नहीं किया अभी तक। कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है? इंश्योरेंस पॉलिसी मेरी कंपनी ने करा रखी है, मैंने पर्सनली कोई नहीं खरीदी। तो कंपनी ने इंश्योरेंस पॉलिसी करा रखी है। वो तो आपका मेडिक्लेम या आपका हेल्थ प्लान होगा। उसके अलावा आपने किसी हाँ जी, इंश्योरेंस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है ना? नहीं। 20,000 रुपीज आप हर महीना निवेश कर कौन सा उद्देश्य है जो पूरा करना चाहते हैं, अपना आर्थिक लक्ष्य? हम आर्थिक लक्ष्य यही है कि 10 साल तक मेरा काफी पैसा हो जाए, ताकि कल को बच्चे वगैरह उनकी पढ़ाई के लिए और अपने भी थोड़ा पैसा हो फर्दर इन्वेस्टमेंट। काफी पैसा आपके लिए कितना काफी होगा? अराउंड 2 CR, 2 करोड़। 1.5 to 2 CR। हाँ, चलिए। 10 to 15 ईयर्स में, 10 से 15 साल में ना? निवेश तो देखिए आपको साफ तौर से बढ़ाना होगा। हाँ जी वो तो बढ़ेगा, विद एवरी ईयर बढ़ेगा वो। अभी जो स्टार्टिंग है। बिल्कुल। म्यूचुअल फंड्स को समझते हैं, पढ़ते हैं आप इसके बारे में? हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ा है मैंने इसके बारे में। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप और फ्लेक्सी, थोड़ा बहुत है मुझे उसके बारे में पता। इतना नॉलेज नहीं, अभी स्टार्ट किया जस्ट मैंने। तो थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट किया मैंने इसके बारे में। SIP समझते हैं ना, क्या है? हाँ, SIP हर महीने आप इन्वेस्ट करते हो। ऑलराइट, चलिए, बहुत कुछ है जिसके बारे में आपको समझना है, लेकिन उसकी शुरुआत आप अभी से ही कर सकते हैं, आज से ही कर सकते हैं। मनी मंत्रा पे आपने सवाल भेजा है। अभिनव, आप कौन सा फंड इनको रेकमेंड करेंगे? कविता, आपने काफी वाइवा जैसे सवाल पूछ के मेरे लिए काफी आसान कर दिया रेकमेंड करना। देखिए, काफी चीजें हैं इसमें। एक मैंने समझा इनके जवाबों से कि इनके बच्चे हैं जिसके लिए प्लान करना चाहते हैं, रिटायरमेंट के लिए प्लान करना चाहते हैं, इंश्योरेंस कवर सिर्फ कंपनी का है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स को समझना कि जो आपकी कंपनी जहां जॉब कर रहे हैं, कल आप वो कंपनी में रहें नहीं रहें, कुछ भरोसा नहीं है नेचुरली। और जितनी इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, इन मोस्ट केसेस हमने देखा है वो जनरली सफिशिएंट नहीं रहती है।
तो आपको अपना एक खुद का पर्सनल इंश्योरेंस कवर रहना ही चाहिए, स्पेसिफिकली लाइफ इंश्योरेंस ओनली बाय वे ऑफ टर्म प्लान। एक जो टिपिकल थंब रूल है जो हम जनरली रिकमेंड करते हैं कि जो आपकी इनकम है उससे 20 टाइम्स आपको कवर होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये और इतना कॉस्ट नहीं भी आता है क्योंकि इनकी एज है, अभी 30 साल की ही उम्र है। इस उम्र में ये अगर इंश्योरेंस लेंगे, इनका कॉस्ट 0.25% ऑफ द एक्चुअल कवर, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो इनको डेफिनेटली वो कंसिडर करना चाहिए। उसमें भी अब ये मंथली और क्वार्टरली ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। तो एक भारी रकम का भी इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी नहीं है ऑन एन एनुअल बेसिस। जो इनका दूसरा सवाल था कि इन्हें 10 से 15 साल में 2 करोड़ का कॉर्पस चाहिए, जो करंटली वो इन्वेस्ट कर रहे हैं 20,000 रुपए। अनफॉर्चुनेटली विमल जी, इससे 10 साल में कॉर्पस सिर्फ करीबन 45 या 47 लाख के आसपास ही हो सकता है, अगर मैं 12% का एनुअल रिटर्न अज्यूम करूं, जो एक एवरेज अच्छा रिटर्न माना जाता है इक्विटी में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। अगर आपको 2 करोड़ का कॉर्पस चाहिए तो 20,000 रुपए आपको कम से कम 20 साल के लिए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तब जाके कंफर्टेबली 2 करोड़ के आसपास कॉर्पस बन सकता है। वरना आप एनुअली अगर अपने SIP स्टॉप अप करें बाय 10% से 15% के बीच में, जितनी आपकी आपका कंफर्ट हो, नेचुरली आपका पोर्टफोलियो 15 साल में काफी कंफर्टेबली 2 करोड़ तक पहुंच सकता है। न्यू इन्वेस्टर्स को कविता हम जनरली रिकमेंड करते हैं कि आप लार्ज कैप में करें या ETF में करें, क्योंकि रिस्क ज्यादा रहता है। हालांकि ये मेरा व्यू नहीं है। अगर इनका पीरियड इतना लंबा है इन्वेस्टमेंट का, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप हर कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करें, चाहे वो लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है या फ्लेक्सी कैप है, क्योंकि SIP बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स है। और अगर 15 साल डिसिप्लिनरी इन्वेस्टमेंट करने का इनका प्लान है, तो माइट एज वेल आप हर कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि आपको उमदा रिटर्न्स लार्ज कैप के बियॉन्ड ही स्कीम्स में ज्यादा आते हैं। हेंस मैं लार्ज कैप के लिए इन्होंने कैनरा रेबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड रिकमेंड कर रहा हूँ, मिड कैप के लिए कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड रिकमेंड कर रहा हूँ, स्मॉल कैप के लिए SBI स्मॉल कैप, और एक फ्लेक्सी कैप में पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड मैंने जो अग्रेसिव सा प्लान है वो मैंने रिकमेंड किया है। ये इंश्योर करें कि ये चारों स्कीम्स अलग अलग डेट्स पे हर महीने इन्वेस्ट करें। फॉर एग्जांपल 1st को एक स्कीम करिए, दूसरी 7th को, 14th को और 21st को, जिससे आपका स्प्रेड इक्वली पूरे मार्केट की तरफ एवरेजिंग की तरफ जाए, ना कि आप सब पहली तारीख को या 10 तारीख को ही इन्वेस्ट करें। तो इससे एक फर्दर एवरेजिंग का आपको ऑप्शन मिलता है, जो SIP का फोकस है। उस तरह से इन्वेस्ट करें और जितना लंबा निवेश कर सकते हैं उतना करें। और डेफिनेटली लाइफ इंश्योरेंस ना भूलें, और हेल्थ इंश्योरेंस भी फैमिली का लेकर रखें, बिकॉज अभी जिस एज में से ये हैं उसमें बहुत सस्ता और बहुत ही अच्छी स्कीम के ऑप्शंस उन्हें मिल सकते हैं। राइट, मेरे पास समय लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन उम्मीद करते हैं विमल आपको बात समझ में आ गई है। शुरुआत कीजिए अपने इन्वेस्टमेंट की, और आगे चलकर आपको निवेश भी बढ़ाना है, ये वादा आपने मनी मंत्रा पे किया है, भूलना मत। प्रशांत कुमार हमारे दर्शक फोन लाइन पर हैं और इनको ELSS फंड चाहिए। मेरे ख्याल से आपको कौन टैक्स प्लान में निवेश करना है प्रशांत जी? यस मैम। ऑलराइट, अभिनव, समय मेरे पास लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन क्या सलाह देंगे? अच्छा प्लान है। अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में सजेस्ट करूं, इसमें थोड़ा हायर स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, मेरे पास समय नहीं समझाने के लिए, बट इसका शार्प रेशियो अच्छा है। तो टेक्निकल टर्म्स हैं, बट मेरे हिसाब से आंख बंद करके इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भंवर सिंह हमारे दर्शक फोन लाइन पर हैं। भंवर जी, आपका निवेश हमारे पास है, 10 साल के लिहाज से आपके फंड्स कैसे हैं, यही आपका सवाल है ना? हाँ जी मैम। चलिए बताते हैं आपको। अभिनव, क्या सलाह होगी? कविता, तीन प्लान से हमने पहले भी डिस्कस किए हैं। प्लान बहुत अच्छे हैं। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, एक्सिस मिड कैप एंड कैनरा रेबेको स्मॉल कैप, तीनों स्कीम्स ने अपनी कैटेगरी में टॉप क्वार्टाइल में रहे हैं। ऑफ कोर्स आपको पीरियोडिकली रिव्यू करते रहना चाहिए पोर्टफोलियो, बट फिलहाल के लिए तीनों स्कीम्स रिकमेंडेड हैं और इसमें निवेश कंटिन्यू रखें। बिल्कुल, और उतार चढ़ाव आए बाजार में डरना नहीं है, खासतौर से स्मॉल कैप फंड में, और हर 6 महीने में भंवर जी अपने पोर्टफोलियो को, अपने फंड की परफॉर्मेंस को रिव्यू जरूर करते रहिएगा। इसी के साथ अभिनव, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, मनी मंत्रा पर आए और लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग में उनकी सहायता की। मुझे भी इजाजत दें मनी मंत्रा पर, लेकिन इस वादे के साथ कि आप शो लगातार देखते रहेंगे, सोशल मीडिया पर अपने सवाल भी हमें भेजेंगे और व्हाट्सएप करेंगे अपने सवाल हमें 9619873567 पर। यह हमारा नंबर है। नमस्कार।